तो गुरु हो जाइए शुरू। हम लोग लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए साइंस का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में यहीं से पूछे जाएंगे। चाहे किसी भी तरह का कम्पिटिटिव एग्जाम हो जाए, चाहे वो आपका डीएलएड हो या फिर आपका किसी भी तरह का कम्पिटिटिव एग्जाम हो, सीटेट हो, बीटेट हो, बीएड हो, हर तरह के एग्जाम में यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि हरित खाद मिट्टी को क्या प्रदान कर समृद्ध बनाता है। तो इसमें से आप ऑप्शन देखते चलिए। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है आपका फॉस्फोरस और कैल्शियम, और चौथा ऑप्शन आपका है कार्बन और हाइड्रोजन। तो आपको मिट्टी को समृद्ध बनाने के लिए हम लोग जानते हैं किसका इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका गुरु, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर ए। आप देखिएगा मिट्टी को समृद्ध करने के लिए, उसका उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इसका भी इस्तेमाल करते हैं यूरिया के रूप में गाइस। तो चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा जो है आपका, सवाल नंबर दूसरा देखिएगा, सवाल नंबर दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 कि नीचे दिया हुआ समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो आपका यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है आपका PbNO3, उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड, फिर आपका PbI2, फिर KNO3, जो आपका बना है रिएक्शन, ये किस प्रकार का रिएक्शन है, किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सही एक आपका ऑप्शन नंबर ए जो है संयोजन है, ऑप्शन नंबर बी आपका वियोजन है, ऑप्शन नंबर डी आपका द्विविस्थापन है, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग संयोजन के बारे में जानते हैं। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया जानते हैं। संयोजन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, वियोजन होता है। तो संयोजन में क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर के क्या करता है, दो या दो से अधिक पदार्थ का जो निर्माण करता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी या सी इसको मान लेते हैं, ए बी या फिर इसको सी डी कुछ भी मान लेते हैं। जब दो पदार्थ आपस में रिएक्शन करके कोई नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया। और इसका जस्ट उल्टा होता है आपका, इसका जस्ट उल्टा होता है क्या, वियोजन। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है आपका वियोजन। वियोजन में क्या होता है, एक बड़ा सा कंपाउंड टूट करके जब दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वियोजन बोलते हैं। और सवाल पूछता है कि संयोजन को वियोजन का ऑपोजिट भी, उल्टा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आप अगर रिएक्शन देखिएगा, इसमें ना तो संयोजन होता है ना ही वियोजन होता है। तो ये आपका रिएक्शन कैसा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी द्विविस्थापन रिएक्शन हो जाएगा, द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। तो चलिए गाइस अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है कि एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या आपका 15 दिया हुआ है, उसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग ऑप्शन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सही नहीं है। देखेंगे कौन सा कथन सही नहीं है, थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। तो देखिए क्या बोला, परमाणु संख्या 15 है, परमाणु संख्या 15 अगर बोला है तो 15 किसका हो जाएगा, आप जानते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस यानी 15। सोडियम का 11 हो जाता है, तो यहाँ पे 15 किसका हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा आपका फॉस्फोरस का परमाणु संख्या 15 हो जाएगा। और ये आपका जो फॉस्फोरस है, ये आपका वर्ग किस में आता है, वर्ग 15 में ही आता है। ये वर्ग आपका 15 में आता है। ये जो आपका फॉस्फोरस है जिसका परमाणु संख्या 15 है, ये वर्ग 15 में ही आता है। तो इसका कौन सा कथन सत्य नहीं है, सवाल पूछा, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो आप ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, तत्व वर्ग 15 का है, बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है, ये वर्ग 15 का है। उसके बाद तत्वों की संयोजकता 4 है, तत्व की संयोजकता 4, तो हम लोग संयोजकता निकाल के देख लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि इस 15 को अगर आप तोड़िएगा, इस 15 को इस तरह से 1s2, उसके बाद 2s2, फिर हो जाएगा आपका 2p6, फिर आपका 3s2, आपका हो जाएगा 3p, कितना हो जाएगा 2 2 4 और 14 2 12, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका आउटर मोस्ट शेल में अगर आप देखिएगा तो 3 2 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए गुरु वही तो उसका संयोजकता होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्व की संयोजकता 4 है, बिल्कुल नहीं, इसकी संयोजकता 4 नहीं बल्कि इसकी संयोजकता कितना है, 3 है, और ये कथन बिल्कुल गलत है। उसके बाद तीसरा नंबर ऑप्शन नंबर सी क्या है कि तत्व अधातु है, हाँ बिल्कुल ये तत्व आपका क्या है, अधातु है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और सी ये दोनों सही है, और आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये गलत है। और सवाल पूछा था कि जो गलत है उसी को आपको ढूंढ के निकालना था, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल में। जो अगला सवाल आपका है ऑप्शन नंबर, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर आपका 4 की निम्नलिखित में कौन यौगिक नहीं है, कौन यौगिक नहीं है, नहीं पूछा है। तो हम लोग ढूंढ के निकालेंगे कौन यौगिक नहीं है। तो सबसे पहले आप जल को देख लीजिए, जल का आप सूत्र देखिएगा क्या होता है गुरु, जल का H2O होता है। उसके बाद आप काली चूना का देखिएगा, काली चूना का क्या हो जाता है, CaO हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाता है। उसके बाद संगमरमर का आप जानते ही हैं, संगमरमर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है। ये हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये आपका हो गया आपका जल का हो गया H2O हो गया। बाकी जो आपका ये हवा है, हवा के बारे में आप जानते हैं कि हवा आपका क्या है, कंपाउंड नहीं बल्कि हवा क्या आपका मिश्रण है। हवा आपका क्या है गुरु, ये आपका मिश्रण है। तो किसका मिश्रण है, ये बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था कि यौगिक नहीं है, तो आपका यौगिक कौन नहीं हो जाएगा, जो आपका हवा है, हवा ये यौगिक नहीं होगा बल्कि हवा क्या हो जाएगा, ये मिश्रण हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है गुरु रुकिएगा कि निम्नलिखित में किसे जीवित
जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। किसे जीवित जीवाश्म के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5 का बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा साइकस। आप लोग भी नोट करते चलिएगा, कॉपी कलम लेते चलिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ उसको आप लोग उतार लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में चाहे किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाए उसमें आपका ये सवाल काम देगा गुरु। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि गोल्जी उपकरण की कमी है, यानी गोल्जी उपकरण किसमें नहीं पाया जाएगा, किसमें इसका कमी है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर के ए है आपका जिगर की कोशिका है, ऑप्शन नंबर जिगर की कोशिका है, ऑप्शन नंबर बी उच्च पौधे, ऑप्शन नंबर सी नीलहरित शैवाल, ऑप्शन नंबर सी नीलहरित शैवाल और ऑप्शन नंबर डी ईस्ट। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नीलहरित शैवाल। और ये जो आपका नीलहरित शैवाल है ये आपका क्या है, बैक्टीरिया के ग्रुप का होता है। ये किस ग्रुप का है, बैक्टीरिया में आता है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी आप लोग भी नोट करते हुए चलिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 अगले सवाल में। हम लोग ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहे गुरु, क्योंकि वक्त बहुत कम है हम लोगों के लिए। तो चलिए फटाफट हम लोग जितना ज़्यादा सवाल को अटेंड करेंगे उतना हम लोग के लिए फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इनमें से कौन पारिस्थितिक तंत्र का घटक है, जो आपका इकोसिस्टम का कौन घटक है। इकोसिस्टम से पारिस्थितिक तंत्र से इस चैप्टर से रिलेटेड आपका बहुत सारा सवाल बनता है, जिसको बच्चे इग्नोर करते हैं, इससे बहुत सवाल बनता है गुरु। तो अगर ऑप्शन नंबर ए देखिएगा अजैविक कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जैविक कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मनुष्य हो जाएगा। तो अगर हम लोग जानते हैं पारिस्थितिक तंत्र का घटक उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, सभी हो जाएगा, चाहे वो आपका जैविक घटक हो या फिर अजैविक हो, चाहे मनुष्य हो। ये ऑप्शन आपका चारों हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा गुरु, यहाँ पे आंसर आपका डी हो जाएगा, डी। आप लोग भी मिलाते चलिएगा। चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका कि रंध्र जो है, जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, कि छिद्रों का खुलने और बंद होना इस पर निर्भर करता है। जो आपका पत्तियों में जो रंध्र पाया जाता है, जो स्टोमेटा होता है, उसका जो छिद्र होता है उसके खुलने और बंद होना किस पर निर्भर करता है। तो पहला ऑप्शन है क्या ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, क्या तापमान पर निर्भर करता है, या फिर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, ऑप्शन नंबर सी जो आपका गार्ड सेल है निरक्षक कोशिका में पानी पर निर्भर करता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। वो आपका किस पर डिपेंड करता है, गार्ड सेल पर डिपेंड करता है, जिसको गार्ड सेल बोला जाता है, रक्षक कोशिका बोला जाता है। ये बिल्कुल इस पर डिपेंड करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग भी मिलाते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है गुरु कि मानव युग्मनज जिसको जायगोट बोलते हैं, जब मेल अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलने के बाद जिसका फॉर्मेशन होता है उसको युग्मनज बोलते हैं। जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में फर्टिलाइज हो जाता है तब किसका निर्माण होता है, जायगोट, जिसको युग्मनज कहते हैं। तो सवाल क्या है कि मानव युग्मनज और मानव शुक्राणु में जो गुणसूत्र की संख्या का अनुपात बताने बोला, गुणसूत्र की संख्या का अनुपात बताने बोला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गुरु, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2:1 हो जाएगा। गुणसूत्र की संख्या का अनुपात 2:1 हो जाएगा। आप गुणसूत्र के बारे में जानते हैं कि मानव में कितना गुणसूत्र पाया जाता है, मानव में कितना गुणसूत्र पाया जाता है, तो 46 गुणसूत्र पाया था, 46। और इस 46 को अगर पेयर में करेंगे तो कितना 23 पेयर हो जाएगा, 23 पेयर हो जाएगा। अब इस 23 में अगर हम लोग देखेंगे, इस 23 में हो जाए अगर देखेंगे तो 22 जो गुणसूत्र है ये ऑटोजोमल गुणसूत्र हो जाएगा, जिसका सेक्स डिटर्मिनेशन में यानी लिंग निर्धारण में इसका कोई भूमिका नहीं होता है। और जो आपका एक जो गुणसूत्र होता है जो एक्स और वाई होता है, इसको सेक्स क्रोमोजोम कहा जाता है, सेक्स क्रोमोजोम। यही आपका सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसको लिंग निर्धारण यानी बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा उस पर डिपेंड यही करता है, जिसको सेक्स क्रोमोजोम बोला जाता है। तो अगर आपका सवाल पूछे कि क्रोमोजोम कितना है मनुष्य में, तो टोटल क्रोमोजोम की संख्या 46 है और कितना पेयर हो जाएगा, तो 23 पेयर हो जाएगा गाइस। तो चले गाइस अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि इनमें से कौन सा स्वतंत्र रूप से गिरते हुए वस्तु के लिए सत्य है। जब एक वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, एकदम फ्रीली स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए कि ये असमान गति से चलता है, इसका वेग 0 है, या फिर इसमें निरंतर और शून्य त्वरण है, और इसमें असमान त्वरण है। तो इसका आंसर बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा गाइस, कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें निरंतर और शून्य त्वरण है। जब एक चीज़ फ्री रूप से ऊपर से गिर रहा होता है तो उसमें एक त्वरण काम करता है, इसको गुरुत्व त्वरण बोलते हैं। और आप जानते हैं कि गुरुत्व त्वरण जिसको स्मॉल जी से इंडिकेट किया जाता है, इसका मान कितना हो जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब अगर एक चीज़ अगर नीचे की ओर गिर रहा है तो इसका मतलब है कि वो ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्व त्वरण की ओर यानी ग्रेविटेशनल की ओर गिर रहा है। और जब वो नीचे की ओर गिरेगा तो वो जी का मान क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वहीं पे जब वो चीज़ आपका ऊपर की ओर जाएगा तो वहाँ पे जी का मान क्या हो जाएगा गाइस, माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो उसके गुरुत्व त्वरण के अपोजिट साइड में हो जाता है। और जब उसकी दिशा में आएगा तो वहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो चलते हैं अगले सवाल में, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 हाइड्रोजन गैस के भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ने पर गुब्बारा। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस कि हाइड्रोजन का जो गैस है, हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे, हम लोग बचपन में गुब्बारा लेके बहुत खेले हैं, को हवा में छोड़ने पर गुब्बारा क्या होगा। तो आपका ऑप्शन क्या है कि सबसे पहला ऑप्शन
कुछ दूरी तक ऊपर उठेगा और हवा में तैरेगा। या फिर ऑप्शन क्या है कि कुछ खास ऊंचाई तक उठकर विस्फोट करेगा। या फिर क्या है कि कुछ खास ऊंचाई तक उठकर पुनः नीचे धरती की ओर पहुंचता है। या फिर अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो इसको तो बिल्कुल आप काट जाइए, अंतरिक्ष में कभी नहीं जाने वाला है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो आपका हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस सबसे हल्का गैस है। आपका हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस। अगर आपको सवाल पूछ दे कि सबसे हल्का गैस कौन सा है, तो आपका कौन है, हाइड्रोजन गैस है। और देखिए गाइस, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर कि कुछ खास ऊंचाई तक कहाँ गया, कुछ दूरी तक ऊपर उठेगा और हवा में ये तैरते रहेगा। कुछ दूरी तक ऊपर उठेगा और हवा में ये तैरते रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्यों तैरेगा हवा में? क्योंकि जो वायु का घनत्व वहाँ पे अत्यंत कम हो जाता है। जब ऊपर जाएगा ना, ये हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा जब ऊपर जाएगा, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वायु का घनत्व अत्यंत कम हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है, जिस वजह से वो गुब्बारा नीचे नहीं आएगा बल्कि वहीं पे तैरता रहेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल में। अगले सवाल में किधर गया गाइस, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 कि एक तरल जिसका घनत्व मरकरी के घनत्व से 2 गुना है, मरकरी जिसको Hg बोलते हैं, का उपयोग बैरोमीटर में किया जाता है। मरकरी के घनत्व से 2 गुना जिसका उपयोग बैरोमीटर में किया जाता है, तब एक वायुमंडल दाब द्रव के कितना सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अगर इसको आप हल कीजिएगा, ये न्यूमेरिकल है, इसको हल कीजिएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा गाइस, इसका आंसर आपका आ जाएगा 38 आ जाएगा। इसको अगर आप जब हल कीजिएगा तो इसका कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 38 आ जाएगा इसका आंसर 38 हो जाएगा। फटाफट इसको आप लोग मिलाते चलिएगा और अपने से नोट करते हुए चलिएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ध्वनि उत्पन्न होने के बाद उसके बहुत देर तक बने रहने का उपयोग किया जाता है। यानी ध्वनि जब उत्पन्न होता है, जब ध्वनि उत्पन्न होगा उसको बहुत देर तक उसको बने रहने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, तो किसका उपयोग करेंगे, एक तो आपका स्टेथोस्कोप, इसके बारे में आप लोग जानते हैं, एक आपका क्या तुरहियाँ है, एक आपका मेगाफोन है, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो चलिए हम लोग स्टेथोस्कोप के बारे में थोड़ा कुछ बात जान लेते हैं। स्टेथोस्कोप जो है इसका हम लोग इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, डॉक्टर इसका इस्तेमाल करता है किसको, हार्टबीट यानी दिल की धड़कन को, यानी दिल की आवाज़ को सुनने के लिए यानी हार्टबीट का इस्तेमाल किया जाता है, स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, हार्टबीट को जानने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगर इसका आंसर आप अगर जानिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, प्राकृतिक संसाधन नहीं। आप लोग जानते हैं प्राकृतिक संसाधन किसको बोलते हैं, जो हमको नेचुरली मिला है, जो हमको कुदरत से मिलता है उसको प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। और जो आपका कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, मिट्टी भी संसाधन है, पानी भी संसाधन है, वायु भी संसाधन है, बिजली भी संसाधन है। लेकिन अगर आप देखिएगा जो मिट्टी हो गया, पानी हो गया, वायु हो गया, ये सब हम लोग का क्या हो जाएगा गाइज, ये हम लोग का हो जाएगा प्राकृतिक, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, प्राकृतिक। अब आप पूछिएगा प्राकृतिक क्यों होगा, तो ये सारी चीज़ें हम लोग खुद से नहीं बनाते बल्कि हमको कुदरत से मिलता है, और जो चीज़ हमें कुदरत से मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। तो ये तीनों आपका क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। बाकी जो बिजली जो है ये भी संसाधन है लेकिन ये प्राकृतिक नहीं है, ये आपका क्या कैसा संसाधन है, ये मानव जनित यानी मानव निर्मित। इस बिजली को मानव खुद से निर्मित करता है, मानव निर्मित करता है, इसलिए ये आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा बल्कि ये आपका मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। और यही आंसर होगा क्योंकि क्या बोला था, प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या है आपके लिए अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 कि इनमें से कौन सा लवण जल की अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण है। यानी जल की अस्थायी कठोरता, जल जो आपका कठोर होता है इसके लिए प्रमुख कौन सा लवण इसके लिए कारक है। तो आप अगर देखिएगा यहाँ पे क्या आपका पहला ऑप्शन मैग्नीशियम सल्फेट है, दूसरा ऑप्शन आपका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, तीसरा ऑप्शन आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट है, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप फटाफट मिलाते चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर मैग्नीशियम सल्फेट का अगर आप सूत्र लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, MgSO4 हो जाता है, MgSO4 हो जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट हो जाता है। ठीक है गाइज। अब अगर देखिए अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। लेकिन अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका कठोरता को अगर दूर करना है, तो दूर करने के लिए अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका वाशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, वाशिंग सोडा। और वाशिंग सोडा क्या है आपका Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या, अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जिसको वाशिंग सोडा बोला जाता है। चलिए इस बात को आप लोग नोट कर। नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। जो आपका चिपको आंदोलन चलाया गया था, एक मूवमेंट चलाया गया था जिसको नाम क्या रखा गया, चिपको। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था चिपको आंदोलन का। यहाँ से आपका बहुत सवाल बनता है, आपका देखने में हालांकि ये आसान लग रहा है लेकिन इससे आपका हमेशा सवाल बनता है गाइज, आप लोगों को घबराना नहीं है। जो आपका चिपको मूवमेंट हुआ था, पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं कब हुआ था, तो ये आपका 26 मार्च
26 मार्च 1974 में ये आंदोलन चलाया गया था, 26 मार्च 1974 में। और यहाँ से ये सवाल बनता है कि इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व ये वाला सवाल बहुत बनता है, इसका नेतृत्व कौन किया था, आप लोग भी बताते चलिए। इसका नेतृत्व किया था सुंदर लाल बहुगुणा, सुंदर लाल बहुगुणा। ये सवाल बहुत पूछता है, ये आपका बीपीएससी टीआरई 1 पे भी पूछा था, बीपीएससी टीआरई 1 में भी पूछा था आपका ये सवाल बार बार पूछता है गाइज कि इसका इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा किया था। तो देखिए चिपको आंदोलन जो हुआ था किसके लिए हुआ था, तो ये आपका क्या था कि वृक्षों को बचाना, वनों की कटाई और सिंचाई साक्षरता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि वृक्ष को बचाने के लिए वहाँ के लोग क्या कर रहे थे, अस्थायी लोग, वहाँ के स्थानीय लोग क्या कर रहे थे, वहाँ के स्थानीय लोग पेड़ सबसे आगे चिपक जा रहे थे। तो चलिए गाइज अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या ऑप्शन इसका उस पार चले गया गाइज, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका, पहले पढ़ लेते हैं। कच्छ और खंबात की खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा के विकास की संभावना है। कच्छ और खंबात आप लोग जानते हैं, ये दोनों जो जगह आपका कच्छ और खंबात, ये दोनों जगह आपका समुद्री इलाके में, समुद्र के किनारे वाला जगह में है। तो आप खुद से इमेजिन कीजिए कि जो आपका समुद्र के किनारे का जगह होगा वहाँ पे किस प्रकार का आपका ऊर्जा हो सकता है। पहला ऑप्शन आपका क्या है, ज्वारीय ऊर्जा, आपका सौर ऊर्जा, कोयला, इनमें से कोई नहीं। देखिए हम लोग एक तरफ से काटते चलेंगे, कोयला तो होगा नहीं कच्छ और खंबात में, आपका सौर ऊर्जा भी होगा नहीं गाइस, आपका बचा क्या, आपका सौर ऊर्जा भी होगा नहीं, आपका ऑप्शन क्या बचेगा, ज्वारीय ऊर्जा। क्योंकि देखिए वहाँ पे क्या होता है ना, जल की तरंगे, क्योंकि कच्छ और खंबात है वो समुद्र के किनारे है, तो वहाँ पे जल की तरंगे काफी ज्यादा होता है, और जल की तरंगों से आपका कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होता है, ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा। खुद से आप लोग भी बता सकते थे इसका आंसर। चलते हैं अगले सवाल में, अगले सवाल में चलते गाइस। अगला आपका सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो चलिए इसका ऑप्शन को जानेंगे, लेकिन हम लोग कुछ बात और जान लेते हैं, कुछ मेन पॉइंट हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या रीज़न है कि कब कब यानी आपका क्या बढ़ता है। तो देखिए प्रतिरोध कब कब बढ़ेगा, आपका प्रतिरोध किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो आपका एक तो ताप पर डिपेंड करता है प्रतिरोध, दूसरा आपका लंबाई पर भी डिपेंड करता है, और तीसरा आपका किस पे डिपेंड करता है गाइज, लंबाई पे भी डिपेंड करता है प्रतिरोध, और तीसरा आपका किस पे डिपेंड करता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, काट का क्षेत्रफल। इन तीनों बातों पर क्या करता है, प्रतिरोध डिपेंड करता है आपका। तो देखिए क्या होगा कि ताप आपका जब देखिए जब लंबाई को अगर हम लोग बढ़ाएंगे, जब हम लोग यहाँ पे लंबाई को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। जब हम लोग अगर ताप को बढ़ाएंगे, ताप को, तब भी क्या होगा, आपका प्रतिरोध आपका बढ़ेगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर घटाएंगे, इसका काट का क्षेत्रफल को अगर हम लोग घटाएंगे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को अगर हम लोग घटाएंगे, तब भी आपका क्या होगा, आपका प्रतिरोध क्या होगा गाइस, बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोला, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ता है, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्योंकि देखिए हम लोग ताप को बढ़ा रहे हैं, तो प्रतिरोध भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। चलते हैं अगले सवाल में, गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए यहाँ पे भी आपका ऑप्शन सब नीचे चले गया है, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या है कि डायनामो में क्या होता है, तो चलिए जानते हैं क्या ऑप्शन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनामो, या फिर देखिए या फिर क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन नंबर सी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये तो होगा नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डायनामो क्या करता है, आपका डायनामो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, बिल्कुल ये भी नहीं हो जाएगा। आपका डायनामो क्या हो जाएगा गाइस, आपका डायनामो हो जाता है कि यांत्रिक ऊर्जा को, ऑप्शन नंबर ए जो इसका है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपका डायनामो किसको, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए कुछ बात और जान लेते हैं यहाँ पे। देखिए डायनामो है, लेकिन आपका ये किस प्रेरण पर कार्य करता है, ये भी सवाल पूछता है। तो डायनामो जो है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आपका काम करता है डायनामो। और यहाँ से आपका डायनामो के अलावा आपका मोटर भी पूछ सकता है गाइस, मोटर भी पूछ सकता है। तो देखिए मोटर क्या करता है आपका, ये आपका मोटर क्या करता है, ये मोटर जो है आपका विद्युत मोटर, ये आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं, बल्कि इसका उल्टा काम करता है। ये विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है, ये आपका मोटर यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और आपका विद्युत मोटर भी आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आपका मोटर भी कार्य करता है। तो दो, चाहे आपका डायनामो पूछे या फिर आपका मोटर पूछे, दोनों से आपका यहाँ पे हल निकल के आ जाएगा, दोनों का आंसर आपको बता दिया गाइस। चलिए अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट सवाल है कि रेटिना जो है वो रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, तो क्या हो जाएगा, रेटिना आपका विद्युत ऊर्जा में हो जाएगा, बिल्कुल गलत। विद्युत सिग्नल में हो जाएगा, नहीं, बल्कि क्या करता है, ये रेटिना आपका वास्तविक प्रतिबिंब में काम करता है। तो चलिए रेटिना के बारे में
रेटिना के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। रेटिना के बारे में जो आपका लास्ट सवाल है रेटिना, इसके बारे में कुछ बात हम लोग जान लेते हैं। तो रेटिना जो है यहाँ से सवाल पूछता है कि कैमरा के फिल्म की तरह कौन कार्य करता है। हमारी आंखों में जो आप कैमरा देखें, कैमरा में जो आपका जिसको फिल्म बोला जाता है, जहाँ पे आपका फोटो बनता है, तो कैमरा के फिल्म की तरह कौन कार्य करता है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका हमारे आँख में रेटिना हो जाएगा। और रेटिना में आप लोग जानते हैं इस रेटिना में कैसा प्रतिबिंब बनता है आपका, वास्तविक। अगर वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, उल्टा वास्तविक होगा तो कैसा हो जाएगा, आपका छोटा हो जाएगा। तो हमारे रेटिना में कैसा वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो गाइज यहाँ तक हम लोगों ने 20 सवाल को आज देखा, 20 सवाल को हम लोग अटेम्प्ट किया। आप लोग खुद क्या कीजिएगा, हमेशा पेन कॉपी लेके बैठिएगा। और ये जो सवाल हम लोग लेके आते हैं बहुत VVI सवाल है। ये सवाल सिर्फ आपके DLED के लिए नहीं बल्कि हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से आपका सवाल बन सकते हैं। इसलिए सारे लोग इसको पढ़ें, मन लगा के। और कुछ ही दिन बचे हुए गाइज, घबराना नहीं है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जी जान लगा दीजिए, इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए एकदम, ताकि आपका जो सफलता है वो शोर मचाए।